बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में 2047 तक देश के विकास का रोड मैप बताया है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, अपने विरोधियों पर जमकर प्रहार भी किया है। मैं समझता हूं कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से 1-2 साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। आरबीआई को मैं कार्यक्रम में भी गया, 90 साल का उनका था। तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए। और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है, दूसरा है 2024। 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूं कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा महापर्व है और इसलिए मेरा तो मत है कि उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं। मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था। फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें। हर पैरामीटर पे पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत, इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रहेगी। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है। कहा यार कुछ तो हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पोरबंदर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर गुजरात बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। नामांकन से पहले मांडविया रोड शो करते हुए नजर आए, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सैलाब नजर आया। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया यूं तो 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन नेताओं ने नामांकन का आगाज आज से किया है। आज बीजेपी के 6 और कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें से सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया पहली बार चुनावी मैदान पर उतरे हैं। इन्होंने पोरबंदर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सुबह सबसे पहले मांडविया मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया।
मनसुख मांडविया और पोरबंदर से जो उपचुनाव हो रहा है, भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मोढवाडिया का जो है मेगा रोड शो यहाँ पे हो रहा है। जिस तरह आज नामांकन होने वाला है, नामांकन के दिन पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है वो करवाया जा रहा है। नामांकन के कारण जो है वो आज शक्ति प्रदर्शन होता है, दोनों तरफ से जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पे शक्ति एक हुई है और बीजेपी यहाँ पे मजबूत हुई है, ये दिखाने का प्रयास है। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है और पहला लोकसभा चुनाव होने के वक्त उनके लिए ये सीट आसान रहे, यहाँ पे लीड ज्यादा आए, उसकी पूरी कवायद भाजपा संगठन ने की है। मांडविया के रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब और भगवा झंडे दिखाई दे रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे थे। ये नज़ारा देखकर मनसुख मांडविया भी गदगद नजर आए। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने कहा है कि हर सीट 5 लाख प्लस लीड से जीतनी है। हम जीतेंगे और जनता का प्रेम और जनता का उत्साह जो हम देख रहे हैं उससे मैं निश्चित मानता हूं कि हम जीतेंगे। मनसुख मांडविया भले ही पहली बार चुनावी मैदान पर उतरे हों, लेकिन वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। यहाँ भी उन्होंने नपे तुले शब्दों में मोदी सरकार के अगले 5 साल का विजन बताया। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और जनता को बताया कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इस बार मैंने 2 चीज़ देखी है, जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और नरेंद्र मोदी के प्रति श्रद्धा। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं इतना कह पाऊँगा कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए को सीट मिलेगी और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मेरे नॉमिनेशन फॉर्म में प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव किया है। मैं मानता हूँ कि चुनाव मोदी जी की जो जनता के लिए योजना बनी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, 5 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर मिला, 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। ये सब लाभार्थी ही मेरे बिहाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मनसुख मांडविया पोरबंदर की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पोरबंदर चुनाव जीतने नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने आया हूँ। पोरबंदर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। पोरबंदर सीट से नामांकन करने के बाद मनसुख मांडविया ने आज तक से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवा देते हैं। महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर से जो है वो भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मनसुख मांडविया नामांकन भी कर चुके हैं और जीत का दावा भी किया। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनसुख भाई, आपने नामांकन कर दिया है, पोरबंदर के विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? मनसुख मांडविया पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तब। पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और महात्मा गांधी के नाम से सारे देश और दुनिया में जाना जाता है पोरबंदर। ये पोरबंदर में मोदी जी 2001 से में राज्य के मुख्यमंत्री हुए, तब से लेके आज तक बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आप देख रहे हैं हम जब सी फ्रंट पर चल रहे हैं वो भी मोदी जी की दी गई हुई देन है। आने वाले दिनों में पोरबंदर को 110 किलोमीटर समुद्र तट मिला है। इस समुद्र तट पर फिशिंग भी होता है। फिशरीज हार्बर का काम भी यहाँ अच्छी तरह से हुआ है और यहाँ क्रूज़ टूरिज़्म कैसे डेवलप हो, एक अच्छी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पोरबंदर कैसे विकसित हो, ये दिशा में प्रयास किया जाएगा। वही आ रही हैं, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर दूसरे कोई भी बड़े नेता हों विपक्ष के, वो कहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, लोगों को दबा रही है और अगर इस बार भाजपा जीत गई तो अगली बार तो चुनाव ही नहीं होंगे। संविधान बदलने की भी बात कर रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री ने भी चुनावी रैली में कहा कि कोई भी संविधान नहीं बदल सकता, किसी की ताकत नहीं है। पर विपक्ष का सीधा आरोप लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा जो है पूरा संविधान खत्म कर देगी और फिर चुनाव ही नहीं आएंगे अगली बार। ये जनता का सुर नहीं है, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका वो वॉइस है। जनता का वॉइस कभी नहीं हो सकता। और ये देश में ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है।
जनता का विश्वास हमारे साथ नहीं होता तो इतने राज्यों में हमारी सरकार कैसे बनती। जनता का विश्वास हमारे साथ नहीं होता तो हम जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकसभा में भी जिस तरह से लोगों का उत्साह और प्रेम चुनाव में आप देख रहे हो, आप भी प्रवास कर रहे हैं, जो देख रहे हो बिना विश्वास से तो संभव नहीं है। जिस तरह से सर राजनीति हो रही है, जो माहौल है चुनाव का, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि 370, पर अब सामने सवाल उठ रहे हैं कि साउथ में बीजेपी कहीं नहीं है, कर्नाटक के अलावा कहीं नहीं दिख रही, तो क्या इस बार 370 कहाँ से आई? 303 तो पिछली बार आ चुकी है, अब 370 कहाँ से? 303 आई है, वैसे ही 370 आएगी। मतलब दूसरी जगह पे खाता खुलेगा? बहुत सीटें आएगी, खाता खोलेगा नहीं। साउथ में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीट मिलेगी। गुजरात की बात है, गुजरात के अध्यक्ष कहते हैं कि 5 लाख की लीड लाएंगे सभी सीटों पे। 26 सीटें 2 बार जीत चुके हैं, पर इस बार कुछ नया करना है। क्या ये संभव है, सही में मुमकिन होगा? 26 में से 26 सीट तो जीतेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने 5 लाख का लक्ष्य दिया है सभी पार्टी के कार्यकर्ता को। जनता का विश्वास से हम पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आप रहे, उस टाइम पे जो आपने काम किया, अब आने वाले दिनों में क्या नई चीज़ें वहाँ आप देख रहे हैं अपने मंत्रालय के अलावा और लोगों के लिए? क्योंकि आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी चीज़ आई, अब क्या कुछ नया होगा? एज ए मिनिस्टर मेरा काम रहेगा मोदी जी की आकांक्षाओं को पूरी करना। मोदी जी ने कहा है कि हम बुजुर्ग लोगों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी देंगे, तो सरकार बनने के बाद हम ये देखिए काम में लग जाएंगे ताकि देश की लोगों की हेल्थ को हम सुनिश्चित कर पाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जो इस बार पोरबंदर बैठक से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, चाहे वो गुजरात हो या फिर देश की बात हो, हर जगह पे जो है बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी और जहाँ पे भी सीटें नहीं हैं वहाँ पे भी सीटें आएंगी। विपक्ष का काम है सरकार की टीका करना, वो सरकार की टीका करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे और देश की जनता का प्यार लगातार नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है और उसी रास्ते पर भाजपा जो है आगे चलती रहेगी। पोरबंदर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। और अब बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज के आक्रोश की, क्योंकि क्षत्रिय समाज अभी भी राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। रविवार को राजकोट में क्षत्रिय का महासम्मेलन हुआ है, जिसमें यह तय हुआ है कि अगर बीजेपी ने रूपाला का टिकट रद्द नहीं किया तो क्षत्रिय समाज के लोग गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। हालांकि बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है। एमणे रोटी बेटीना व्यवहार कर्या, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार कर्यो। रूपाला 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 हाय हाय नहीं बाय बाय। रूपाला 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 जय राजपुताना, जय राजपुताना, जय भवानी, जय भवानी। खाली नहीं इतिहास पढ़ा है, हम इतिहास दोहरा के बताएंगे इनको। आपकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगी 16 तारीख के बाद में। तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान से नाराज क्षत्रिय समाज का आक्रोश लगातार तेज हो रहा है। रविवार को राजकोट के रतनपुर में क्षत्रियों ने अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन किया। इसमें गुजरात के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला ने रजवाड़ों को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया था, उसके बाद अभी भी क्षत्रिय समाज का जो आक्रोश है वो खत्म नहीं हुआ है। आप फिलहाल देख सकते हैं राजकोट में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन की घोषणा की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ये जनसैलाब बताने को काफी है कि रूपाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग को क्षत्रियों ने नाक का सवाल बना लिया है और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा से जो भाजपा के है ना वो डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम राजपूत है, राजपूत नहीं है। और एक और चीज, बहुत सारे राजपूत बन के भाजपा का काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो रूपाला जी की बात से सहमत है। उनके बाप दादाओं ने बेटियां दी होगी, हमारे बाप दादाओं ने नहीं दिया। जिनके बाप दादाओं ने
बेटियां दी हैं वो करो गुलामी, हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिए, हम लड़ेंगे। क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर बीजेपी रूपाला की उम्मीदवारी रद्द नहीं करती है तो क्षत्रिय समाज गुजरात की सभी 26 सीटों पर ऑपरेशन रूपाला चलाएगी, जिसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कहा जाता है कि राजपूत कभी एक नहीं होता है। आज ये राजकोट की महासम्मेलन ने साबित कर दिया है कि राजपूत एक हो सकता है। परसोत्तम रूपाला को कहना चाहता हूँ कि अगर आप 16वीं तारीख को अगर आप आपका नामांकन भरेंगे तो इसमें मैं सीधा कहता हूँ कि बीजेपी की इसमें सम्मति है तो ही वो भर पाएंगे। अगर वो भरते हैं तो अपनी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो जाएगी 16 तारीख के बाद में। इस महासम्मेलन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना भी पहुंचे। मकराना ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार किए। जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। क्षत्रिय समाज अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उधर बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक कोई उलटफेर होगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि अब रूपाला का टिकट रद्द होने की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि बीजेपी ने पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची में भी रखा है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी से बीजेपी चिंतित तो है, लेकिन इसे लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि 16 अप्रैल को पुरुषोत्तम रूपाला बड़े तामझाम के साथ राजकोट में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राजकोट से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। कच्छ के मांडवी इलाके में नर्मदा नहर से टूटने के बाद किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिससे किसानों की फसलें हो चुकी हैं पूरी तरह से बर्बाद। किसानों का आरोप अब ये है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की वजह से कैनाल जगह जगह से टूटी है। पिछले 5 साल से कई बार कैनाल को अलग अलग जगहों से तोड़ा हुआ देखा गया है, जिसमें किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। हमारा जो नर्मदा का कैनाल मुंद्रा से मांडवी आ रहा है, उस कैनाल में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है और कैनाल का पूरा पानी बह गया, जिसके कारण आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में लाखों का नुकसान हुआ है। आमतौर पर मई जून में तपती गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस बार अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही है। अहमदाबाद में गर्मी से राहत दिलाने के लिए बर्फीला माहौल तैयार किया गया है। दरअसल यहाँ स्नो पार्क में बर्फ से ऐसा माहौल तैयार किया गया है जो लोगों को बड़ा सुकून दे रहा है। खासतौर से बच्चे और युवा इसका खूब फायदा उठा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ बिछी बर्फ और इसका आनंद उठाते लोग। कोई बर्फ की बिछी चादर पर फिसल रहा है तो कहीं युवाओं की टोली नाच गाकर अपनी खुशी बिखेर रहा है। ये किसी पहाड़ी राज्य की नहीं बल्कि उस अहमदाबाद की तस्वीर है जहां गर्मी का मौसम लोगों को तपाने लगता है। इस साल अप्रैल महीने में ही देश के कई हिस्सों में गर्मी लोगों को झुलसाने लगी है। इससे राहत दिलाने के लिए अहमदाबाद में की गई व्यवस्था का लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं, खासकर बच्चे और युवाओं की टोली। अहमदाबाद में गर्मी से राहत दिलाने के मकसद से स्नो पार्क में बर्फीला माहौल तैयार किया गया है। यहाँ आकर लोग गर्मी के बीच ठंड का एहसास ले रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ उछाल रहे हैं। नीचे बिछे बर्फ पर लेटकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं एक मूर्ति से छूटते फव्वारे आकर्षण का केंद्र तो है ही, इससे माहौल में ठंडक बिखेरने की कोशिश भी हो रही है। इस स्नो पार्क में बर्फीले माहौल के बीच मनोरंजन की दुरुस्त व्यवस्था की गई है। यहाँ बजते गीत पर युवाओं की टोली जमकर झूम रही है। डांस के जरिए वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
गर्मी के बीच बर्फीला माहौल हो और मनोरंजन का इंतजाम हो तो लाजिमी है कि ये लोगों को भाएगा ही, और लोग इसका लुत्फ उठाने पहुंच भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।